हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। और आज हम करेंगे क्लास 11th का बिजनेस चैप्टर नंबर 3, पब्लिक प्राइवेट एंड मल्टीनेशनल कंपनी यानी कि एमएनसीज कंपनी। यानी कि इस ओवरऑल चैप्टर के अंदर बात करने वाले हैं कि पब्लिक कंपनी क्या होती है, प्राइवेट क्या होती है और मल्टीनेशनल कंपनी क्या होती है, यानी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। और अपने इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां से आप जाकर देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर। हमारे चैप्टर का नाम है प्राइवेट, पब्लिक एंड मल्टीनेशनल कंपनी। पहले बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज क्या होती है। द प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज आर द बिजनेस ऑन मैनेज एंड कंट्रोल बाय इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। मतलब कि जो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज होती है उसमें एक इंडिविजुअल, एक अकेला व्यक्ति बिजनेस खोलता है या ग्रुप यानी कि पार्टनर्स मिलकर खोलते हैं, और पूरा बिजनेस को उन्हीं द्वारा जो है ऑन किया जाता है, मैनेज और कंट्रोल किया जाता है पूरा बिजनेस को। और हम इस प्रकार के बिजनेस के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं सेकंड चैप्टर के अंदर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप जाकर देख सकते हो। एग्जाम्पल है सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी और मल्टीनेशनल कंपनीज। ये सब जो है प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस में आते हैं। और ये जो 5 पॉइंट है उसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं चैप्टर 2 के अंदर। और जो एमएनसीज है उसके बारे में हम इसी चैप्टर के अंदर बात करेंगे। लेकिन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के बारे में बात करने के बाद चलिए देखते हैं कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज क्या है। The public sector enterprise are the various organizations owned and managed by the government. They may also be a part of ministry or come into existence by a special act of parliament. मतलब कि कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, कुछ ऐसे कंपनी होते हैं जो कि गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाती हैं, यानी कि गवर्नमेंट का उस पर हक होता है, मालिकाना हक होता है, और जो है गवर्नमेंट द्वारा ही चलाई जाती है। उन्हें हम बोलते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, जैसे कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी। ये तीनों जो है एग्जाम्पल है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के, और इन तीनों के बारे में बात करेंगे हम इस चैप्टर के अंदर, यानी कि इस पार्ट के वीडियो में। चलिए बात करते हैं एक एक करके। पहले बात करेंगे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के बारे में कि इसका फीचर्स क्या है और इसका लिमिटेशन क्या है, इसका मेरिट्स क्या है, डिमेरिट्स क्या है, उन सब के बारे में बात करेंगे। लेकिन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के मतलब जानने के बाद, यानी कि ये क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि हर चीज को, यानी कि हर काम को करने के लिए एक अलग सा डिपार्टमेंट बनाया जाता है। जैसे कि इंडियन रेलवे और पोस्ट एंड टेलीग्राफ। जो इंडियन रेलवे है, रेलवे के विस्तार के लिए, यानी कि रेलवे की ग्रोथ के लिए, जो रेलवे की स्टेशन है उसको बढ़ाने के लिए या उसको और प्रमोट करने के लिए जो है रेलवे डिपार्टमेंट काम करती है। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो रेलवे डिपार्टमेंट मतलब कि रेलवे मिनिस्टर जो है काम करते हैं। वैसे ही हर डिपार्टमेंट के लिए जो है अलग सा मिनिस्टर होते हैं। जैसे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए एजुकेशन मिनिस्टर, जो कि एजुकेशन के ऊपर काम करेंगे, रेलवे के लिए रेलवे मिनिस्टर, और भी अलग अलग काम के लिए जो है अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया है। उसके अंदर एक मिनिस्टर होता है जो कि सबको रेगुलेट करता है, मतलब कि गाइड करता है उसके अंदर काम करने वाले एम्प्लॉयज को, ताकि अच्छे से, मतलब कि प्रॉपर ढंग से ग्रोथ हो सके किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर। ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का मीनिंग था, और एग्जाम्पल भी बता दिया हूं, इंडियन रेलवे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ। ये हो गया हमारा कंप्लीट। और बात करते हैं फीचर्स के बारे में कि जो हमारा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है उसका फीचर्स क्या है। पहला फीचर है देयर अकाउंटेबिलिटी टू द मिनिस्ट्री सिंस देयर मैनेजमेंट इज डायरेक्टली अंडर द कंसर्न मिनिस्ट्री। यानी कि जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है मिनिस्टर के होते हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है। और दूसरा है द फंडिंग ऑफ दिस इंटरप्राइज कम डायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट। जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है वो पूरी तरह जो है गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल की जाती है, और इसीलिए गवर्नमेंट जो है फंडिंग करती है इस प्रकार के जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग बिजनेस होते हैं उनको, ताकि अपने बिजनेस को चला सके। और इससे जो है गवर्नमेंट को भी फायदा होती है, यानी सरकार को भी फायदा होता है। और तीसरा फीचर है हमारा एम्प्लॉयज ऑफ दिस इंटरप्राइज आर द गवर्नमेंट सर्वेंट। यानी कि जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंतर्गत काम करते हैं एम्प्लॉयज, वो जो है गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, मतलब कि सरकारी कर्मचारी होते हैं। ये हमने बात कर ली थर्ड फीचर के बारे में। और फोर्थ फीचर है दे आर हेडेड बाय आईएएस ऑफिसर एंड सिविल सर्वेंट हु आर ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन मिनिस्टर टू अनदर। यानी कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, यानी कि जो एम्प्लॉयज होते हैं, उसका बॉस जो है आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, सिविल सर्वेंट होते हैं, जो कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंडर जो है हेड करते हैं एम्प्लॉयज को। यानी कि एम्प्लॉयज जो है उनके बॉस होते हैं आईएएस ऑफिसर। सिंपल सी बात ये है। ये हो गया हमारा फीचर्स। और अब बात करते हैं मेरिट्स के बारे में। फर्स्ट मेरिट है हमारा पार्लियामेंट टू एक्सरसाइज इफेक्टिव कंट्रोल ओवर देयर ऑपरेशन। मतलब कि जो हमारे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग बिजनेस होते हैं उसके ऊपर पार्लियामेंट का नजर होता है। पार्लियामेंट जो है पूरी तरह से कंट्रोल करती है और उसके एक्टिविटीज को देखती है। और हमारा दूसरा मेरिट है दिस इंश्योर अ हाई डिग्री ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। यानी कि पब्लिक लिए काम करते हैं, गवर्नमेंट है, इसीलिए इंश्योर करेंगे कि अच्छे से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
और तीसरा है हमारा सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के लिए सोर्स होता है इनकम का। और फोर्थ और लास्ट मेरिट्स है हमारा नेशनल सिक्योरिटी इज कंसर्न बिकॉज इट इज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ द कंसर्न मिनिस्ट्री, यानी कि ये नेशनल सिक्योरिटी में भी हेल्प करते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। सो ये हमने बात कर लिया 4 मेरिट्स डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के। और अब बात करेंगे लिमिटेशन के बारे में, यानी कमियां क्या होती है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंदर। सो पहला लिमिटेशन है हमारा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग फेल टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग बिजनेस के अंदर काम करने वाले एम्प्लॉयज को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती है, यानी कि छूट नहीं मिलती है। सो ये फेल हो जाता है प्रोवाइड करवाने में फ्लेक्सिबिलिटी। और दूसरा लिमिटेशन है हमारा दिस लीड टू डिले इन मैटर वेयर प्रोमोट डिसीजन आर रिक्वायर, जब रिक्वायर होता है डिसीजन का तो उस समय जो है लेट हो जाता है डिसीजन लेने में, क्योंकि इस पर जो है गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, बहुत सारे प्रोसीजर होता है, तब जो है डिसीजन लिया जाता है। और फोर्थ है हमारा देयर इज अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस थ्रू द मिनिस्ट्री, यानी कि जो हमारा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल किया जाता है। सो इसके अंदर जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है वो ज्यादा होता है। और हमारा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का लास्ट लिमिटेशन है देयर ऑर्गेनाइजेशन आर यूजुअली इंसेंटिव टू कंज्यूमर नीड्स, मतलब कि ये जो है कंज्यूमर के जो आवश्यकता है उसको पूरा करने की कोशिश करती है। सो ये हमने बात कर लिया डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के फीचर्स क्या होता है और इसका डेफिनेशन, मेरिट्स, लिमिटेशन, इन सब के बारे में बात कर लिया। और अब बात करते हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के बारे में कि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या होती है, इसका मेरिट्स क्या है, डिमेरिट्स क्या होता है, फीचर्स क्या होता है और मीनिंग क्या होता है। सो चलिए देखते हैं क्या होता है हमारा स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। सो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन आर पब्लिक इंटरप्राइज ब्रोट इनटू एग्जिस्टेंस बाय अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जो इस प्रकार के कॉर्पोरेशन होते हैं, इंटरप्राइजेस होते हैं, उनका एक स्पेशल एक्ट होता है जिसके अंतर्गत वो जो इंटरप्राइज है काम करती है। और उनका जो है अपना रूल एंड रेगुलेशन होता है, उस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता है और ना ही मिनिस्ट्री का होता है। और उसका जो फंड है वो खुद देती है, यानी कि जो बिजनेस स्टार्ट करते समय पैसे लगते हैं वो खुद लगाती है, सेल्फ फाइनेंस करती है और उनका खुद का रूल एंड रेगुलेशन होता है कॉर्पोरेशन का। सो ये होता है हमारा स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। और इसका कुछ एग्जांपल्स, मतलब कि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के अंदर आने वाले जो इंटरप्राइजेस हैं उसका आपको लिस्ट दिख रहा होगा सामने, उससे आप लिख लेना या याद कर लेना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो चलिए बात करते हैं अब इसके क्या होते हैं हमारे फीचर्स। सो हमारा पहला फीचर है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन आर सेट अप अंडर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, मतलब कि जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन होती है पार्लियामेंट के एक्ट द्वारा पास होती है, उसके अंदर आती है। और दूसरा फीचर है दिस इज होली ओन्ड बाय स्टेट, मतलब जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन होती है उसके अंदर जो ओनरशिप है गवर्नमेंट का होता है, लेकिन रूल एंड रेगुलेशन जो है उनका खुद का होता है जो कंपनी चलाते हैं। सो ये हो गया हमारे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का दूसरा फीचर। और तीसरा फीचर है इट ऑब्टेन फंड बाय बोरोइंग फ्रॉम द गवर्नमेंट और फ्रॉम द पब्लिक थ्रू रेवेन्यू ड्राइव फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब कि जो हमारे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन होती है उसका फंड कहाँ से आता है, वो गवर्नमेंट से लोन लेती है या जो गुड्स बनाती है उसको सेल करती है, तो उससे जो रिवेन्यू मिलता है उसी को जो है अपने बिजनेस के अंदर लगाती है। सो फंड जो है गवर्नमेंट से लोन लेके आता है या सेल करके हमारा जो गुड्स है उसको। और फोर्थ फीचर है एम्प्लॉयज ऑफ दिस एंटरप्राइज आर नॉट अ गवर्नमेंट और सिविल सर्वेंट, मतलब कि जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन होती है उसके अंदर जो एम्प्लॉयज काम करते हैं वो सरकारी कर्मचारी नहीं होते हैं एंड नॉट गवर्न बाय गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशन। और जो कंपनी है यानी जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है वो गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन से नहीं चलती है, उनका खुद का रूल एंड रेगुलेशन होता है, क्योंकि वो पार्लियामेंट के स्पेशल एक्ट द्वारा पास होती है, यानी कि उसका एक सेपरेट एंटिटी होती है। सो ये हमने बात करी 4 फीचर्स के बारे में। अब बात करते हैं मेरिट्स और लिमिटेशन के बारे में। सो हमारा पहला मेरिट्स है देयर आर फ्री फ्रॉम अनडिजायरेबल गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशन, यानी जो हमारे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन होती है गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन से जो है फ्री होती है, क्योंकि उनका खुद का रूल एंड रेगुलेशन चलता है उनके कॉर्पोरेशन के अंदर। और दूसरा मेरिट से द गवर्नमेंट जनरली डज नॉट इंटरफेयर इन देयर फाइनेंशियल मैटर इंक्लूडिंग देयर इनकम एंड रिसिप्ट, यानी कि जो गवर्नमेंट है उनके जो है फाइनेंशियल मैटर है यानी प्रॉफिट और लॉस उनके बारे में जो है इंटरफेयर नहीं करती है, बातचीत नहीं करती है, पूछताछ नहीं करती है। और तीसरा है हमारा ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन देयर फ्रेम आर ऑन पॉलिसी एंड प्रोसीजर, यानी कि जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है अपना खुद का पॉलिसी और प्रोसीजर के साथ काम करती है अपने कॉर्पोरेशन के अंदर। सो ये हो गया हमारा 3 मेरिट्स। और बात करते हैं लिमिटेशन के बारे में। सो पहला लिमिटेशन है दिस डज नॉट एंजॉय ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, ऑल एक्शंस आर सब्जेक्ट टू मेनी रूल एंड रेगुलेशन, मतलब कि उनको ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती है। अगर उनको अपने एक्ट के अंदर कोई भी चीज चेंज करना है तो उन्हें एक्ट ही चेंज करना पड़ेगा, और एक्ट चेंज करना आसान बात तो नहीं है। सो ये पहला लिमिटेशन है। और दूसरा लिमिटेशन है गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हैज आल्सो इन मेजर डिसीजन, डिसीजन लेने में जो है गवर्नमेंट और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती है।
और तीसरा है द कर्ब द फ्रीडम ऑफ द कॉर्पोरेशन इन एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट एंड अदर डिसीजन। मतलब कि जो गवर्नमेंट है एक एडवाइजर अपॉइंट करता है और उसी के बियाह पर जो है कॉन्ट्रैक्ट लिया जाता है और डिसीजन लिया जाता है कंपनी के अंदर, यानी कि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के अंदर। सो ये हमने बात कर लिया फीचर्स के बारे में, मेरिट्स, लिमिटेशन के बारे में। और अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जिसके अंदर बात करेंगे हम गवर्नमेंट। मतलब कि गवर्नमेंट कंपनी का फीचर्स, मीनिंग, मेरिट्स, डिमेरिट्स, लिमिटेशन, इन सब के बारे में बात करेंगे। सो गवर्नमेंट कंपनी established under the Company Act 2013 and is registered and governed by the provision of the Act and form as a private limited company or a public limited company। मतलब कि जब भी कोई कंपनी का फॉर्मेशन होता है वो कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत स्टेब्लिश होती है और रजिस्टर करवाना पड़ता है उसको, और जो हमारा कंपनी का रूल एंड रेगुलेशन है उसी प्रोविजन में लिखा होता है, यानी कि उसी एक्ट के अंदर लिखा होता है, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो। जैसे कि हमारा भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, मद्रास रिफाइनरी लिमिटेड, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री लिमिटेड, ये जो है हमारा गवर्नमेंट कंपनी के नाम से जो कि हमारे इंडिया के अंदर काम करती है, या कुछ एमएनसीज भी हैं। सो ये हमारा गवर्नमेंट कंपनी है। सो चलिए बात करते हैं अब इसके फीचर्स क्या हैं। सो हमारा पहला फीचर है इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड अंडर द कंपनी एक्ट 2013, यानी कि जो गवर्नमेंट कंपनी होती है हमारा कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत क्रिएट की जाती है, यानी कि बनाई जाती है। द कंपनी कैन फाइल अ सूट इन कोर्ट ऑफ लॉ अगेन एनी थर्ड पार्टी। जो ये कंपनी है वो अपने नाम पर किसी दूसरे को ऊपर केस कर सकती है, यानी किसी दूसरे यानी थर्ड पार्टी पर केस कर सकती है। और तीसरा फीचर है द कंपनी कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड कैन अक्वायर प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम, यानी कि जो कंपनी स्टैब्लिश होती है कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत तो उसका कुछ नाम भी होता है, और वो जो कंपनी है अपने ही नाम पर कॉन्ट्रैक्ट लेती है और जो प्रॉपर्टी खरीदती है वो कंपनी के नाम पर ही होता है। सो ये हमारा तीसरा फीचर है। और फोर्थ फीचर है द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी रेगुलेटेड बाय द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट लाइक एनी अदर पब्लिक लिमिटेड कंपनी। मतलब कि जो हमारे गवर्नमेंट कंपनी के मैनेजमेंट होता है वो जो है कंपनी को रेगुलेट करता है, यानी चलाता है कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत। जो उसके अंदर रूल एंड रेगुलेशन लिखे हैं उसी के यूज करके कंपनी को चलाते हैं, उसी रूल एंड रेगुलेशन को मानते हैं और दूसरे रूल एंड रेगुलेशन को नहीं मानते हैं। सो ये हो गया हमारा फोर्थ फीचर। और पांचवा फीचर है द एम्प्लॉइज ऑफ कंपनी आर अपॉइंटेड अकॉर्डिंग टू देयर ओन रूल एंड रेगुलेशन। मतलब कि जो हमारा कंपनी है न्यू एम्प्लॉइज को अपॉइंट करती है खुद के रूल एंड रेगुलेशन के यूज करके, जो हमारा डिस्क्राइब किया गया है कंपनी एक्ट 2013 के अंदर। सो ये हमने बात कर लिया गवर्नमेंट कंपनी के 5 फीचर्स के बारे में। अब बात करते हैं मेरिट्स, यानी कि एडवांटेजेस, फायदे क्या हैं। सो एस्टैब्लिश बाय फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडियन कंपनी एक्ट 2013। ये जो है हमारा गवर्नमेंट कंपनी वो एस्टैब्लिश होती है कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत, और इट हैज़ सेपरेट लीगल एंटिटी अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। जो हमारा गवर्नमेंट कंपनी होती है उसका सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, उसका एक सेपरेट एक्ट होता है कंपनी एक्ट, जिसके अंदर वो जो है रजिस्टर होती है। और हमारा थर्ड फीचर है इट इंजॉय ऑटोनॉमी इन ऑल मैनेजमेंट डिसीजन एंड टेक एक्शन अकॉर्डिंग टू बिजनेस प्रोसीजर। जो इसके अंदर मैनेजमेंट होते हैं उनको डिसीजन लेने की छूट मिलती है और बिजनेस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग काम करने का, यानी एक्शन लेने का, जो भी प्रोसीजर के अंदर यानी कि जो बिजनेस के अंदर काम है उसको करने का ऑटोनॉमी मिलती है, छूट मिलती है। सो ये 3 मेरिट्स हो गया। अब लिमिटेशन के बारे में बात करते हैं। सो हमारा फर्स्ट लिमिटेशन है सिंस गवर्नमेंट इज ओनली शेयर होल्डर इन सम ऑफ द कंपनी द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट डज नॉट हैव मच रिलीवेंट। मतलब कुछ ऐसे कंपनियां होती हैं जिसके अंदर सिर्फ गवर्नमेंट जो है शेयर होल्डर होता है, और जो गवर्नमेंट कंपनियां होती हैं वो जो है गवर्नमेंट एक्ट द्वारा पास होती है। सो उन्हें क्या रिलीवेंट करना है क्या रिलीवेंट नहीं करना है उससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि उनका खुद का पॉलिसी है कि जब मन करे जब चेंज कर सकते हैं। और दूसरा लिमिटेशन है विच कंपनी फाइनेंस बाय गवर्नमेंट शुड हैव इट नॉट आंसरेबल डायरेक्टली टू द पार्लियामेंट। मतलब कि जो कंपनी गवर्नमेंट द्वारा फाइनेंस होती है, गवर्नमेंट के पैसे से बनी होती है, उसको पार्लियामेंट को आंसर देने की जरूरत नहीं है कि कंपनी के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस हो रहा है, उसका जवाब जो है पार्लियामेंट को देने की जरूरत नहीं है। सो हमारे इसी टॉपिक के साथ खत्म होता है गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन, लिमिटेशन, मेरिट्स। और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जो कि है हमारा मल्टीनेशनल कंपनी, जिसे हम ग्लोबल एंटरप्राइजेस भी बोलते हैं। सो एमएनसीज आर जाइजेंटिक कॉर्पोरेशन व्हिच हैव ऑपरेट इन अ नंबर ऑफ कंट्री। मतलब कि जो एमएनसीज होती है वो बहुत बड़ा कॉर्पोरेशन है, यानी कि बहुत बड़ा कंपनी है, जो कि अपने ब्रांच को अलग अलग कंट्री में खोलती है, अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं अलग अलग कंट्री में। जैसे कि वॉलमार्ट जो कि सबसे रिचेस्ट एमएनसीज है, जो कि 2018 में मतलब काउंट किया गया था, तो वो सबसे रिचेस्ट एमएनसीज निकली थी। सो ये एग्जांपल है हमारा वॉलमार्ट जो कि मल्टीनेशनल कंपनी का है। और
अब बात करते हैं फीचर्स के बारे में कि एमएनसीज कंपनी के फीचर्स क्या होते हैं। पहला फीचर है एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी। देयर ऑपरेशनल एक्टिविटीज एक्सटेंड बियॉन्ड द फिजिकल बाउंड्री ऑफ इट्स ओन कंट्री। मतलब कि जो मल्टीनेशनल कंपनियां होती है वो अपने ब्रांच को दूसरे देश में भी फैलाती है और अपने प्रोडक्ट को बेचती है। ये पहला फीचर हो गया। और दूसरा फीचर है हमारा सेंट्रलाइज कंट्रोल। दे हैव देयर हेडक्वार्टर इन देयर होम कंट्री एंड एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर ऑल ब्रांचेस एंड सब्सिडीज। हाउएवर देयर इज नो इंटरफेरेंस इन डे टू डे ऑपरेशन। मतलब कि जो एमएनसीज कंपनियां होती है उनके ब्रांच अलग अलग कंट्रियों में होते हैं, लेकिन जो उसका हेडक्वार्टर है मतलब कि जहां से पूरे कंपनी सारे ब्रांचेस को कंट्रोल किया जाता है वो उनका होम कंट्री में होता है, यानी कि उनके खुद की कंट्री के अंदर होता है। और वहीं से जो है सारे ब्रांचेस को कंट्रोल करते हैं और उसके अंदर जो भी डे टू डे ऑपरेशन हो रहे हैं, जो काम हो रहे हैं, उसके अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है किसी भी तरह के। ये हो गया हमारा दूसरा फीचर। और तीसरा फीचर है ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज। एमएनसीज कैरेक्टराइज बाय प्रोसेसिंग ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्स। They are able to tap fund from various sources like equity, share, debenture or bond to the public and also from the financial institute and international bank। मतलब जो एमएनसीज कंपनी होती है उनको चलाने के लिए ज़्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ता है, ज़्यादा पैसों की जरूरत पड़ता है, क्योंकि जो इनके ब्रांचेस होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड होते हैं, मतलब कि ज़्यादातर यानी कि बहुत सारे देशों में होते हैं। उसको चलाने के लिए ज़्यादा कैपिटल की जरूरत तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और जो हमारा ये कैपिटल है यानी कि जो पैसे हैं वो हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या इंटरनेशनल बैंक जो है प्रोवाइड करवाती है बिजनेसमैन को। ये हो गया हमारा थर्ड ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज। और फोर्थ है एडवांस टेक्नोलॉजी। कंप्यूटराइजेशन एंड अदर इनोवेशन हैव कम ड्यू टू टेक्नोलॉजी एडवांस प्रोवाइडेड बाय एमएनसीज। मतलब कि एमएनसीज द्वारा जो है टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जाती है, यानी कि जो काम करने की मशीनें हैं वो प्रोवाइड करवाई जाती है न्यू, मतलब कि न्यू वर्जन की करवाई जाती है ताकि जो प्रोडक्शन हो अच्छी तरीके से हो सके और प्रोडक्टिव हो। ये हो गया हमारा फोर्थ एडवांस टेक्नोलॉजी। और फिफ्थ है हमारा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। The marketing strategy of MNCs are far more effective than other company because they use aggressive marketing strategies like advertising and self promotion for increasing their sale in short period। मतलब कि जो MNCs कंपनियां होती है वो अपने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से जो है अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बेचती है। मतलब कि जो सेल प्रमोशन होता है उनका इफेक्टिव होता है बाकी कंपनियों के मुकाबले। ये हो गया हमारा फिफ्थ फीचर एमएनसीज का। और सिक्स्थ है प्रोडक्ट इनोवेशन। एमएनसीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर हैविंग हाईली sufficient research and development department engaged in the task of developing new product and superior design for existing product। मतलब जो एमएनसीज होती है वो इनोवेशन करते रहती है अपने प्रोडक्ट के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के द्वारा, ताकि जो हमारा मार्केट यानी कि जो लोग हैं जो उनका प्रोडक्ट खरीदते हैं उनको अच्छा लगे, अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड कराया जा सके, वो भी मतलब कि लो कॉस्ट के साथ। ये हो गया हमारा सिक्स्थ। और सेवेंथ है फॉरेन कोलैबोरेशन। Collaboration with other country have resulted in the creation of monopoly and the concentration of power in a few hands। मतलब कि फॉरेन कोलैबोरेशन की वजह से जो हमारा दूसरे देश के साथ जो संधि है, जो रिश्ता है, मतलब कि जो रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में जो लेन देन होता है प्रोडक्ट्स के, वो स्ट्रॉन्ग होता है। ये हो गया हमारा सेवेंथ फीचर फॉरेन कोलैबोरेशन। ये हमने बात कर ली एमएनसीज और इसके फीचर्स के बारे में। और अगला टॉपिक के अंदर बात करेंगे जॉइंट वेंचर के बारे में। जॉइंट वेंचर क्या होता है, चलिए देखते हैं जॉइंट वेंचर क्या होता है हमारा। अ जॉइंट वेंचर इज अ पूलिंग ऑफ रिसोर्स एंड एक्सपर्टाइज बाय टू और मोर बिजनेसेस टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल। मतलब कि जब दो कंपनियां या दो इंडस्ट्री जो है एक साथ आते हैं किसी एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए, तो उसे हम बोलते हैं जॉइंट वेंचर। जैसे ग्रीन गैस एलटीडी जो कि एक एग्जांपल है जॉइंट वेंचर का। जो ग्रीन गैस है उसका उत्पादन गेल और आईओसीएल इंडस्ट्री जो है दोनों मिलकर करती है, यानी कि ये दोनों कंपनी जो है ग्रीन गैस को बनाने के लिए ही एक साथ आई है, एक साथ मिलकर बनाती है, जो कि आजकल सीएनजी के रूप में जाना जाता है, गाड़ियों में यूज किया जाता है। ये हो गया हमारा जॉइंट वेंचर। और अब बात करते हैं जॉइंट वेंचर कितने प्रकार का होता है। बेसिकली जॉइंट वेंचर जो है दो प्रकार का होता है, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉइंट वेंचर और इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर। पहले बात करते हैं कि हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल जॉइंट वेंचर क्या होता है। A new jointly owned entity is not created. There is only an agreement to work together। इसमें एक जो है क्रिएशन नहीं होता ओनर का, यानी कि ऐसा नहीं कि जो दो कंपनी है मिलकर काम कर रही है तो एक नया ओनर बनेगा, यानी कि जो है शेयर होगा प्रॉफिट, इसका ऐसे इसमें तामझाम नहीं है। इसमें जो है एक एग्रीमेंट के तहत आती है और दोनों मिलकर काम करते हैं। और इसी का हमारा सेकंड पार्ट है बोथ पार्टी एक्सरसाइज सम कंट्रोल ऑन द बिजनेस वेंचर एंड ब्रिंग सम इनपुट। और इसके अंदर मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल जॉइंट वेंचर के अंदर जब दो बिजनेस मिलती है तो वो दोनों बिजनेस के पास मतलब कि जो दोनों बिजनेसमैन हैं उनके पास कुछ ना कुछ कंट्रोल होते हैं और कुछ इनपुट लगाते हैं ताकि आउटपुट निकल सके। ये हो गया हमारा जॉइंट वेंचर यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल जॉइंट वेंचर।
अब बात करते हैं इक्विटी जॉइंट वेंचर क्या होता है। इक्विटी जॉइंट वेंचर इज एग्रीमेंट इज वन इन विच सेपरेट बिजनेस एंटिटी जॉइंटली ओन बाय टू और मोर पार्टीज शेयर ओनरशिप बाय द पार्टीज इन्वॉल्व एंड मैनेजमेंट ऑफ जॉइंटली ओन एंटिटी एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट। यानी कि इक्विटी जॉइंट वेंचर के अंदर एग्रीमेंट होता है और उसके तहत मतलब कि जो है बिजनेस है जो सेपरेट होता है ओनर से, जो दोनों पार्टीज होते हैं उनसे अलग होता है, और इसमें जो है एक नया ओनरशिप जो है क्रिएट होता है, और उसके तहत जो एग्रीमेंट में लिखा होता है कि कितना प्रॉफिट और लॉस जो है शेयर होगा उन पार्टीज के अंदर, उसमें एक रेशियो बना रखते हैं। जो जितना पैसा मतलब इन्वेस्ट करेगा उसके हिसाब से उन्हें शेयर्स मिलते हैं, यानी कि उनको रेशियो मिलते हैं। जैसे 2:3 के रेशियो में दो पार्टनर्स हैं, इसको एक को मिल रहा है 2 और एक को मिल रहा है 3। सो इस प्रकार जो है बांटा जाता है प्रॉफिट और लॉस को जॉइंट वेंचर के अंदर, यानी कि इक्विटी जॉइंट वेंचर के अंदर। सो ये हो गया हमारा दोनों पार्ट। और अब बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में, यानी कि जो हमारा जॉइंट वेंचर होता है उसके फायदे क्या होते हैं, बेनिफिट क्या होते हैं। सो पहला है हमारा इंक्रीज रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी। Joining hand with another add to existence resource and capacity enabling the joint venture company to grow and expand more quickly and efficiently। यानी जो हमारा joint venture है उसके अंदर दो बिजनेस मिलकर एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए काम करती है, तो उसके वजह से दोनों बिजनेस की जो है कैपेसिटी है यानी कि जो रिसोर्सेज है ज़्यादा हो जाते हैं दोनों को मिलाकर, तो इसके वजह से जो है हमारे रिसोर्स ज़्यादा हो जाते हैं और इससे जो है हमारा कंपनी जल्दी ग्रो होने के चांसेस होती है। यानी जो हमारा कंपनी है उसको ज़्यादा जल्दी से ग्रोथ मिलता है और डेवलप होती है। सो ये हमारा पहला फीचर था। और दूसरा फीचर है हमारा एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी ऑफ द प्रोडक्शन लीडिंग टू सुपीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट सेव अ लॉट ऑफ टाइम एनर्जी एंड इन्वेस्टमेंट एज दे डू नॉट हैव टू डेवलप देयर ऑन टेक्नोलॉजी एंड रिडक्शन ऑफ कॉस्ट। यानी कि इसके अंदर दो बिजनेस होते हैं तो इनके जो टेक्नोलॉजी है बहुत ही एडवांस होता है और सुपीरियर क्वालिटी के प्रोडक्ट जो है प्रोवाइड करवाते हैं हमारे मार्केट में अपने कंज्यूमर को। और दो बिजनेस के मिलने के वजह से उनका टेक्नोलॉजी जो है बहुत ही एडवांस होता है, जिसके वजह से टाइम की बचत होती है और लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगता है, यानी कि जो हमारा कॉस्ट है बनाने का वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉफिट ज़्यादा होती है कंपनियों का। और तीसरा है हमारा इनोवेशन। द मार्केट आर इंक्रीजिंगली बिकमिंग मोर डिमांड इन टर्म ऑफ न्यू एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट। जॉइंट वेंचर अलाउ बिजनेस टू कम अप विद समथिंग न्यू एंड क्रिएटिव फॉर द सेम मार्केट। इनोवेशन का मतलब यही है कि जो मार्केट है सेम मार्केट के अंदर कुछ नया लाना ताकि मार्केट में आपका प्रोडक्ट ज्यादा चले। सो ये हो गया हमारा इनोवेशन। और फोर्थ है हमारा लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। व्हेन इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन इन्वेस्ट इन इंडिया द बेनिफिशियल immediate due to low cost of production they are able to get quality product for their global requirement। यानी जब इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन जो है इन्वेस्ट करती है इंडिया के अंदर, जब मतलब जॉइंट वेंचर के अंदर, तो इससे जो ज़्यादा बेनिफिट होती है क्योंकि इंडिया के अंदर जो है लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में प्रोडक्शन हो जाता है, यानी कि कम प्राइस में प्रोडक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से कंपनियों को जो है बेनिफिट मिलती है, प्रॉफिट होता है ज़्यादा। सो ये हो गया हमारा फोर्थ। और फिफ्थ है हमारा एस्टेब्लिश ब्रांड नेम। व्हेन टू बिजनेस एंटर इनटू अ जॉइंट वेंचर वन ऑफ द पार्टीज बेनिफिशियल फॉर द अदर गुडविल व्हिच आर ऑलरेडी बीन एस्टेब्लिश इन द मार्केट। सो हमारा एस्टेब्लिश ब्रांड नेम के मतलब ही ये है कि जो दो बिजनेस एंटर करते हैं उनका ऑलरेडी मार्केट में जो है नाम होता है, गुडविल होती है, जिसके वजह से उनके नए प्रोडक्ट को जो है मार्केट में सर्वाइव करने में दिक्कत नहीं होती है। यानी कि जब वो नए मार्केट में अपने प्रोडक्ट को लाते हैं तो वो मार्केट में जो है प्रोडक्ट अच्छे से बिकता है। सो ये हो गया हमारा पांचवा फीचर। सो ये हमने बात कर ली जॉइंट वेंचर, उसके फीचर और उसके टाइप्स के बारे में। सो अब हमारा अगला टॉपिक है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं पीपीपी। PPP is defined as a relationship between public and private entities in the context of infrastructure and other services। मतलब जो PPP है उसका बुनियादी ढांचा मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है और अदर सर्विसेज के संदर्भ में, यानी कि कॉन्टेक्स्ट में प्राइवेट और पब्लिक एंटिटी के बीच के जो रिलेशनशिप है उसको बताता है। जैसे कि हमारा पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वाटर एंड सैनिटेशन, हॉस्पिटल एंड स्कूल बिल्डिंग, रेलवे, रोड एंड हाउसिंग। ये जो है हमारा एग्जाम्पल है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में। और अब बात करते हैं हम कि पीपीपी के मॉडल क्या होते हैं, यानी कि उसका वीकनेस और फीचर और क्या स्ट्रॉन्ग, ये सब के बारे में बात करेंगे। सो चलिए देखते हैं क्या है हमारा इसका मॉडल। सो चलिए पहले बात करते हैं पीपीपी के फीचर्स के बारे में। सो पहला फीचर है कॉन्ट्रैक्ट विद द प्राइवेट पार्टी टू डिजाइन एंड बिल्ड पब्लिक फैसिलिटी। यानी कि पब्लिक फैसिलिटी को बिल्ड करने के लिए, बनाने के लिए जो है प्राइवेट पार्टीज को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। और दूसरा फैसिलिटी इज फाइनेंस एंड ओन्ड बाय द पब्लिक सेक्टर। जो फाइनेंस करती है यानी कि जो डेवलपमेंट के लिए पैसे देती है वो होती है पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट। सो ये हमने बात कर लिया पीपीपी के दो फीचर्स के बारे में। अब बात करते हैं इसका स्ट्रेंथ क्या है, मतलब कि इससे फायदा क्या होता है देश का। पीपीपी हेल्प इन ब्रिंग इनोवेशन, यानी कि इसके वजह से इनोवेशन होता है, न्यू प्रोडक्ट आते हैं हमारे मार्केट के अंदर। हेल्प इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इससे हमारा जो है इकोनॉमिक देश का डेवलपमेंट होता है, देश का ग्रोथ होता है। और इसका वीकनेस क्या है,
डू नॉट अट्रैक्ट प्राइवेट फाइनेंस इजीली। ये जो है प्राइवेट फाइनेंस को इजीली जो है वो अट्रैक्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि इसमें जो है पब्लिक पैसे लगाती है, यानी कि पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट लगाती है। सो इसके अंदर कोई इन्वेस्ट नहीं करता है प्राइवेट पार्टीज। और कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पार्टीज में अराइज ऑन इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन। इसके वजह जो है इन्वायरमेंट पर भी कभी कभी फर्क पड़ता है। सो ये हो गया हमारे पीपीपी के दो वीकनेस। और इसका एग्जांपल है हमारा कुंडली मनेसर एक्सप्रेसवे एलटीडी, जो कि पूरा 135 किलोमीटर की लंबाई में स्थित है और दिल्ली के अंदर ही है। सो ये हमने बात कर लिया पीपीपी का फीचर्स, स्ट्रेंथ और वीकनेस और एग्जांपल के बारे में। सो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। और हमारा चैप्टर 1, 2, 3 का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप जाकर देख सकते हो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना।